इंसान के कर्मों से डेस्टिनी चेंज होती है, लेकिन कर्म करने के लिए भी तो वो पावर होनी चाहिए, और वो पावर तो कहाँ से मिलेगी? आपके जन्म तारीख से, आपके बर्थ डेट से, आपके नेम से, क्योंकि नेम में ही पावर होती है। तो क्या अपन डेस्टिनी और फॉर्च्यून से नहीं खेल रहे उसके बच्चे के साथ? जब इंसान ब्रेन का यूज करने लग जाता है तो ज्यादा एक्स्ट्रा काम करने लग जाता है। मैं उनको कहती हूँ कि आप 11/11 पे बॉन्ड कीजिए, और वो नहीं कर पाते हैं। उनका 10 तारीख को भी बेबी हो जाता है। ये सब चीजें आपके ऊपर वाले के ऊपर लिखी हुई होती है। डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, एस्ट्रोलॉजर तो बहुत सारे हैं, लेकिन नंबर 1 बनना है ना, वो डेस्टिनी है। आजकल सारे सेलिब्रिटीज अपने बच्चों का नाम और अपने डेट ऑफ बर्थ सब उसके अकॉर्डिंग चीज कर रहे हैं, तो ये सच में इतना इफेक्टिव रहता है? ये इफेक्टिव नहीं है, ये मिरेकल है। इंसान अपने नाम में अगर कुछ भी ऐड करता है तो इमीडिएट उसकी लाइफ में चेंज आता है, एक खुश आता है। Hi everyone, I'm Dr. Kasvi Padia, the host of Open Book by Kasvi. I always wanted to create something new, meet new people, hear their stories and bring it to you. From running Pahada Dental Clinic and Skin for last 10 years and stepping into something new which you never expected or dreamt of, but I really wanted to create something new for you. So welcome to Open Book by Kasvi, where every story needs to be heard. And I welcome my first guest, none other than the celebrity astrologer Surbhi Gupta. मैम, जैसे मैं जानती हूँ आपने 32 इयर्स से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज़ को, और जितना मुझे पता है वो पुराना टाइम बहुत डिफ़िकल्ट था। कोई भी अगर औरत कुछ काम करती थी या कुछ भी करना चाहती थी, उसको रोका जाता था कि नहीं, अपन को नहीं करना, यहाँ ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। आपने कैसे ये चीज़ चूज़ करा कि मैं ये करने वाली हूँ, मैं करके दिखाऊंगी? देखो, एस्ट्रोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है फॉर द नाउ दिस जनरेशन, अब तो ये बहुत इजी है, लेकिन जिस टाइम से, क्योंकि मैं 9 इयर्स की एज से देख रही हूँ, जब मैंने ये शो की शुरुआत की थी, जब मैंने ये एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत की थी, तो ये बहुत टफ टाइम था मेरे लिए। क्योंकि एक तो प्लस मारवाड़ी फैमिली, मारवाड़ी गर्ल, उसके लिए ये एक चैलेंज था, बहुत टफ था। मतलब उस पीरियड में तो ऐसा होता था काशवी कि अरे ये इसमें है, इससे शादी कौन करेगा, एस्ट्रोलॉजी करेगा तो इससे, ये सब चीज़ें हमारी कास्ट में तो नहीं चलती है, हमारे समाज में ये चीज़ें अलाउ नहीं है। तो मेरी ये जर्नी बहुत टफ थी। लेकिन तुम्हें मैं एक चीज़ बताऊं काशवी, प्लीज़ मैम। हाथों की लकीरों ने चुना जीवन साथी। मेरे पास मेरे हस्बैंड रीडिंग कराने आए थे और मैंने कहा था कि आपकी शादी मेरे से ही होगी। ये कितनी बड़ी बात है कि आपको पहले से पता था कि आपकी शादी इनसे होने वाली है। ऑफ कोर्स, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की जो जर्नी है ना, वो इजी नहीं होती है। क्योंकि आजकल मैंने, आज की सिचुएशन में मैंने ये चीज़ देखी है कि एआई का ज़माना है, इंटरनेट के अंदर सब सारी एस्ट्रोलॉजी ऐप्स आ रही हैं, बहुत चीज़ें आ रही हैं, पर उन सबको क्रॉस करके आप आज उस हाइट्स पे पहुंच चुके हैं। तो ये सब क्या है? ये 32 इयर्स की मेहनत है, प्रैक्टिस है, तपस्या है, और ये इजी नहीं है। इजी नहीं है मैम। मैं सच में जानना चाहती हूँ कि आज एक आप पहले एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजी से सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर बनना कैसा सफ़र रहा आपका? सबसे पहली चीज़ है मेहनत। इसके अंदर मेहनत क्या होती है, मैं आज तुम्हें बताती हूँ। मैंने इसके अंदर क्या चीज़ें की, एक एस्ट्रोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजर से सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, यानी कि उस फील्ड तक आना। इसका मीनिंग क्या था? क्योंकि मैं अपनी टाइम की बहुत पंचुअल हूँ। पंचुअल इन द सेंस कि अगर मुझे 10 बजे ऑफिस में बैठना है और 2 बजे तक मैं अपना काम करती ही करती हूँ। क्यों? उस बीच में चाहे मेरे घर में कोई फैमिली फंक्शन हो, चाहे मेरे को किसी के साथ जाना हो, चाहे कोई इमरजेंसी हो, नो, पहले मेरा काम है। तो मैंने अपने काम को सबसे पहले प्रेफर किया। और फिर उसके बाद में मेरे को सपोर्ट बहुत मिला। मेरे को मेरी माँ का बहुत सपोर्ट मिला, उसके बाद में मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट मिला। और एक लाइन कहना चाहूँगी इस बात पे, कहते हैं ना कि हर एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमेन का, यानी कि उसकी वाइफ का हाथ होता है। लेकिन मेरी सक्सेस पे मेरे हस्बैंड का हाथ है। मैम, शायद से मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और अपना पहला पॉडकास्ट कर रही हूँ तो शायद अपने हस्बैंड के वजह से कर रही हूँ। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई गर्ल, अगर कोई वुमेन कोई काम कर रही है और उसके पीछे अगर उसका हस्बैंड अगर सपोर्ट करता है, तो कहते हैं ना, वो लेडी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करती है। क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ का भी एक कॉम्बिनेशन होता है एज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, यस। हाँ मामी, मैंने कहीं देखा है
आजकल एस्ट्रोलॉजी की एप्स बहुत आ रही हैं, बहुत चीज़ें निकल रही हैं, कभी कुछ ऐप बता रही है, तो आपको इस बारे में क्या कहना चाहते हो कि हमें एप्स पे ज़्यादा बिलीव करना चाहिए या फिर एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए? क्या लगता है आपको इस चीज़ को देखो, लेके? ऐप भी किसी के थ्रू बनाई गई है, मैं किसी को रॉन्ग नहीं बोलती हूँ, बट कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान ऑलवेज हार्मफुल। तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, कोई अच्छे मेंटोर जो आपको अच्छे से, जिनको आप जानते हो, जिनको जिनको काफ़ी नॉलेज हो, Knowledge है, हाँ। तो आप अगर अपने जीवन साथी का चुनाव किसी, अगर आप करने जा रहे हो, तो मैं कहना चाहूँगी कि बिल्कुल मैच्योर पर्सन, मैच्योर एस्ट्रोलॉजर जिसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, उनसे जाके मिले, उनसे बात करें कि उनके नंबर्स कैसे हैं, उनकी ज्योतिष के अनुसार उनकी गण कैसे मिल रहे हैं, उसके गुण कैसे मिल रहे हैं, उनकी मैचिंग है कि नहीं है, उनकी कंपैरेटिविटी है कि नहीं है, उनके किस तरीके से उनके नंबर्स आपके नंबर से मैच होते हैं कि नहीं होते हैं, और हाँ, हाथों की रेखाएं भी तो मैच होती है। तो हमेशा किसी अच्छे जने से कंसल्ट करना चाहिए। मैम, जैसे आप नंबर्स की बात कर रहे हैं कि नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आपके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है नंबर्स का अपनी लाइफ में? काशवी, जब आप पैदा हुए थे ना, तभी आप नंबर से जुड़ गए थे। हाँ। मालूम है आपको ये बात? जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तो बेड नंबर से लेके, हम स्कूल में जाते हैं तो रोल नंबर से लेके, उस बस में जाते हैं तो बस नंबर से लेके, और आज तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, वो भी नंबर है। तो दिस इज द मैजिक ऑफ नंबर्स। तो जीवन के अंदर इंसान नंबर से ही जुड़ा हुआ है। पैन कार्ड देख लो, आपका पासपोर्ट का नंबर देख लो, आपका बर्थ डेट देख लो, तो आपका शादी का नंबर देख लो। तो नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आपके नेम के अकॉर्डिंग मैच नहीं है, तो आप अपनी लाइफ के अंदर अपना जो भाग्य है, जो चीज़ें आपको आपके भाग्य से मिलनी चाहिए, और वो नाम और डेट ऑफ बर्थ अगर मैच नहीं है, तो वो जल्दी से नहीं मिलती। उसके पीछे आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। और अगर आपका नाम आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच है, तो आपका भाग्य तुरंत आपको जल्दी जल्दी चीज़ें दे देता है। जैसे तुम देखते नहीं हो, कुछ बच्चे होते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं और बहुत कुछ कर जाते हैं और क्लियर कर जाते हैं। और बहुत जने मेरे पास आते हैं, सुरभि जी तो बहुत पढ़ाई करता है, पूरे दिन पूरी रात ये लोग पढ़ते हैं, लेकिन इनके नंबर ही नहीं आते हैं। और एग्जाम्पल तुम बहुत सारे बच्चों को भी देख सकते हो, बहुत सारे जो एग्जाम्स, जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कई जनों का एक बार में क्लिक हो जाता है कि हाँ साहब, आज मेरा ये पेपर क्लिक हो गया है, और कोई लोग 6-6 साल तक देते हैं। तो ये लक होता है, जरूर उनके नंबर्स, नेम, इनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। मैम, जैसे आप एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आजकल सारे सेलिब्रिटीज अपने बच्चों का नाम और अपने डेट ऑफ बर्थ सब उसके अकॉर्डिंग चीज कर रहे हैं, तो ये सच में इतना इफेक्टिव रहता है? ये सारी चीजें ये इफेक्टिव नहीं है, ये मिरेकल है। इंसान अपने नाम में अगर कुछ भी ऐड करता है तो इमीडिएट उसकी लाइफ में चेंज आता है, एक पुश आता है लाइफ में। अगर मैं आपको कभी कोई सजेशन दूंगी, या कोई मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, अगर उनका नाम रॉन्ग है या उनका नाम उनकी बर्थ डेट से मैच नहीं है, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमें उसके नाम में क्या अल्फाबेट ऐड कराना है। कोई ज़रूरी नहीं है। आजकल क्या हो रहा है, मैं ये चीज़ देख भी रही हूँ कि लोग भाई भेड़ चाल में चले जा रहे हैं कि हाँ ये नंबर है, ये उसका नाम है, आप चेंज कर दो। नो, आपको देखना पड़ेगा कि उसके नाम में ए ठीक रहेगा, कि एच ठीक रहेगा, कि आई ठीक रहेगा। हर अल्फ़ाबेट की एक एनर्जी होती है, और हर एनर्जी को हम एक नेम के साथ नहीं जोड़ सकते। तो मैम, क्या ये ऐसा बात नहीं है कि आज जैसे मेरा नाम कासवी है, अगर मैं कुछ ऐड करती हूँ तो क्या मैं अपनी डेस्टिनी चेंज कर दूंगी? मैं ये नहीं कहती हूँ कि डेस्टिनी चेंज हो जाती है, इंसान के कर्मों से डेस्टिनी चेंज होती है, लेकिन कर्म करने के लिए भी तो वो पावर होनी चाहिए। और वो पावर तो कहाँ से मिलेगी? आपके जन्म तारीख से, आपके बर्थ डेट से, आपके नेम से, क्योंकि नेम में ही पावर होती है। तो मैम, जैसे आजकल सब लोग सी सेक्शन कराते हैं, आजकल सी सेक्शन भी बढ़ रहा है, नॉर्मल डिलीवरीज भी, बहुत चीज़ें, पर जैसे आज कोई सी सेक्शन करा रहा है, वो पर्टिकुलर अपना एक टाइम ले लेता है, पर्टिकुलर अपना डेट ले लेता है, तो क्या अपन डेस्टिनी और फॉर्च्यून से नहीं खेल रहे उसके बच्चे के साथ? देखो, इंसान क्या है, इन भगवान ने इंसान बनाया, इंसान के रूप में क्या बनाया? ब्रेन बनाया। जब इंसान ब्रेन का यूज़ करने लग जाता है तो ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करने लग जाता है, लेकिन डेस्टिनी को नहीं बदल सकता। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि आप 11/11 पे बॉन्ड कीजिए, और वो नहीं कर पाते हैं, उनका 10 तारीख को भी बेबी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपके ऊपर वाले के ऊपर लिखी हुई होती है। तो अगर आज सी सेक्शन भी हो रहा है तो ऊपर वाले ने डिसाइड कर रखा है कि सी सेक्शन होगा और उसी टाइम पे होगा। ऑफ कोर्स आने वाला सब डिसाइडेड है, वो सब चीज़ें वहाँ लिखी हुई है। हम तो सिर्फ कर्म कर रहे हैं वहाँ पे। आप एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हो, ये भी कर्म है कि अगर मैं इस दुनिया में अगर आई हूँ और मैं किसी का भला कर रही हूँ, तो ये सब मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मैं
इस कारण से ये काम कर रही हूँ। अगर आप डॉक्टर हो तो ये सब चीज़ें आपकी लिखी हुई है, ये सब्जेक्ट जो आपने चुना है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, ये सब ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, लेकिन हमको उस पर कर्म करना पड़ता है। डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, एस्ट्रोलॉजर तो बहुत सारे हैं, लेकिन नंबर 1 बनना है ना, वो डेस्टिनी है। डेस्टिनी, कर्म करो तो डेस्टिनी बदल जाएगी। कभी कोई कहता है जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। तो ये कैसे डिवाइड होगी ये सारी चीज़ें कि कर्म क्या करने हैं, डेस्टिनी क्या करनी है और लक क्या करने वाला है? देखो तुम इस बात को समझो, लेबर है, मजदूर है, मजदूर तो काम भी करता करता है 14 घंटे काम करता है, मेहनत के नाम पे क्या मिलता है? 1000 रुपये, 1500 रुपये, इतना ही काम कर रहा है। और एक वो ही कंपनी का CEO है जो 6 घंटे काम कर रहा है, तो उसको तुम क्या कहोगे? वो लक है ना। तो लक हमको कहाँ से मिलता है? हमारे कर्मों से। और कर्म हमें कैसे मिलता है? कई इंसान होता है ना कि जिनको कोई काम, जिनको कुछ अच्छा मेहनत करने की इच्छा ही नहीं होती, अच्छे कर्म करने की इच्छा ही नहीं होती है, किसी की सेवा करने की इच्छा होती ही नहीं है। बहुत लोग होते हैं जो बहुत गुस्सा करते हैं कि बात बात पे किसी को, एक होता है हेल्पिंग नेचर, किसी को हमने रुपए से हेल्प कर दिया, किसी को हमने हमारे मन से हेल्प कर दिया, किसी को हमने पढ़ा दिया, तो ये सब हमारे कर्म है। और ये कर्म अगर हम करेंगे ना तो ही हमारी डेस्टिनी चेंज होती है। आज मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं कि मैम आप ये उपाय, आप हमें कोई उपाय बता दीजिए, हम परेशान हैं। वो उपाय और रेमेडीज़ क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमारे कर्म करने से, हमारे वो उपाय करने से, वो रेमेडीज़ करने से उसके भाग्य में जो चीज़ बहुत दूर लिखी थी वो पास हो जाती है। हम भाग्य बदल नहीं सकते, लेकिन हमारा वो जो रास्ता है, जो वे है, वो हमारे को बहुत ईजीली मिल जाता है। तो मैम आप ये कहना चाहते हैं कि हम अगर कोई चीज़ करेंगे तो हमारा भाग्य, हमारी डेस्टिनी सब चेंज हो जाएगी? ऑफ कोर्स, मैंने कहा ना कि प्रार्थना यानी कि रेमेडीज़ आपकी आदत होनी चाहिए, ना कि मुश्किल वक्त का सहारा। इसका मीनिंग ये है कि हम लोग जब परेशान होते हैं ना, तभी हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तभी हम किसी पंडित से पूजा पाठ कराते हैं, या घर के अंदर कोई ऐसा कोई कार्य, शुभ कार्य कराते हैं कि ठीक है हमारी ये हवन कराने से, हमारी ये पूजा पाठ कराने से हमारे कष्ट कट जाएंगे, होता है। लेकिन इसको आदत में बनाओ ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको रोज़ सुबह जब स्कूल जाते हैं उससे पहले आप अपने मंदिर में भेजिए, उनको प्रणाम करवाइए, सूर्य को जल चढ़वाइए। तुम्हें पता है काशवी, सूर्य को जल चढ़ाने का जो एक लॉजिक है वो ये भी है कि साइंटिफिक कि हमको विटामिन डी मिलता है, लेकिन हाँ, इसका विटामिन कारण डी। भी, हाँ, उसका कारण ये भी है कि हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, उससे हमारी एनर्जी बहुत फास्ट होती है, हमारा ऑरा बहुत अच्छा हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि सूर्य को डेली अगर जो बच्चे जल चढ़ा रहे हैं तो उससे उनकी बुद्धि भी तेज चलती है और उनका कद यानी उनकी हाइट भी बढ़ती है। तो सूर्य को पूजा करवाइए। आप सुबह बच्चों को स्कूल जाने से पहले उनकी ऐसी आदत यानी उनका अभ्यास कर दीजिए कि ये मेरा डेली रूटीन है। मतलब भगवान के हाथ जोड़ के जाना, या कोई भी मंदिर के, या जिसमें भी आप बिलीव करते हो, प्रार्थना आपको उस टाइम पे नहीं करनी है जब आपका वक्त खराब हो। मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे कैलकुलेशन से कि आप इसको रूटीन में लीजिए तो आपका कभी टाइम खराब आएगा ही नहीं, आएगा क्योंकि ही वो चीज़ आपकी क्या और हो शायद जाती है, यही चीज़ आपके कर्म सेट कर रही हो। वही चीज़ कर्म सेट करती है। और कर्म सेट करने का मीनिंग होता है आपके कर्म बैंक बैलेंस, यानी कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके बुरे वक्त में वापस काम आता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ के अंदर कर्म ऐसे कीजिए कि वो सिर्फ आपके इकट्ठे होए, और आपका वक्त कभी खराब हो या आपकी लाइफ में कभी डिफिकल्ट टाइम आ जाए तो वो वापस घूम के आपके पास ही आए। बट मैम मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे आप ये कह रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, तो आप एक अंधविश्वास को और एस्ट्रोलॉजी को कैसे डिफरेंट करेंगे? देखो, एस्ट्रोलॉजी का तो पहले का रूप बहुत लोग यही बोलते थे, हम इसको नहीं मानते हैं, ये अंधविश्वास है, लेकिन एवरीथिंग इज साइंस। और ये सब आप भी जानते हो कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक तथ्य जुड़ा हुआ है। लेकिन आज का जो टाइम है, जो मैं आज सब व्यूअर्स से भी कहना चाहूँगी, काशवी तुम्हें भी कहना चाहूँगी, 3 दिन में, 3 महीनों में, 1 महीनों में एस्ट्रोलॉजी नहीं आती नहीं है। आ सकती। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, टैरो रीडिंग, जो भी आप काम कर रहे हो, इसके पीछे तपस्या है। और मैंने पूरे 32 साल इसमें निकाले हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो बच्चे जो आजकल कह रहे हैं ना कि हमने 3 दिन का कोर्स करके और दे आर प्रोफेशनल स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट। हाँ। थोड़ा समझो अपने आप को। मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी ये सब चीज़ें कर रहे हो ना, और आप डायरेक्ट बोल रहे हो कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आप ये चीज़ कीजिए, ये चीज़ कीजिए। मैं 100% कहना चाहूँगी वो अपने कर्म से निकाल रहे हैं, यानी आप अपने भाग्य से वो चीज़ दूसरों को दे रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या किया?
अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो ना, तो आपको कोई चीज़ त्यागनी पड़ेगी, जो कि जैनिज्म में भी होता है। जैनिज्म में भी होता है। मानते हो ना इस बात को, कि नहीं, अगर हम सही बात किसी है। के लिए अच्छा करते हैं तो करना हमें चाहेंगे। त्याग करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो आपको त्याग करने के लिए, आपको एस्ट्रोलॉजी की जो चीज़ें करते हो उसके लिए कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। मैम, तो आपके अकॉर्डिंग, जैसे हमारे व्यूअर्स बहुत सारे हैं, ये जानना चाहते हैं कि अगर हमें सच में एस्ट्रोलॉजी परस्यू करनी है, आगे अपना करियर बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए? आपके अकॉर्डिंग क्या रहता है कि हमें देखो, एस्ट्रोलॉजी इस का चीज़ को करियर ले- बनाना इट्स नॉट ए हार्ड, वो कोई हार्ड नहीं है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको बौद्धिक शक्ति, आपका ऑरा, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आप में एंगरनेस, आपके अंदर कुछ ऐसी आदतें जो आज के जेनजी किड्स में वो चीज़ें नहीं है, वो आपको बदलनी पड़ेगी। और पेशेंस लेवल रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस फील्ड में आके ये चीज़ देखा है कि आज के ज़माने में जो बच्चे हैं, जो नए नए कोर्स करके आ रहे हैं, उनको सिर्फ मनी 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 नहीं, अधर्म की कमाई अपने घर मत आने दो, नहीं तो आपका सर्वनाश कर देगी। सबसे पहले इस लॉजिक को आप सीखो। तो एस्ट्रोलॉजी अगर करनी है तो उसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस, आपको त्याग, आपको समर्पण, आपको चिंतन, आपको मनन, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। और एक लंबे अभ्यास के बाद में, एक लंबी प्रैक्टिस के बाद में इस फील्ड में आप आइए, लोगों को बताइए, और फिर कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति से, कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी से जुड़िए, चाहे वो आपके गुरु हों, चाहे गुरु के रूप में आपके पिता हों, चाहे आपके घर में माता हों। आप ऐसे लोगों से रोज़ आशीर्वाद लीजिए, तभी वो एक अच्छा ज्योतिष हो सकता है, जो अपने आप को कभी ये नहीं कहेगा कि आई एम नंबर 1, वो आज भी यही कहेगा कि मैं सीख रहा हूँ। मैम, आपने इतनी बड़ी बात कही है। आजकल के ये जेनजी को, जनरेशन को समझाना कि तुम नंबर 1 इतनी जल्दी नहीं बन सकते, बहुत डिफिकल्ट हो गया है। और मैम, आज ये जेनजीज आजकल बहुत चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें सुनने में आती है। मैंने मैम एक चीज़ ऐसे सुनी कि 11 पे आजकल जेनजी हाथ वाथ फोन में आया, 11 फोन रखा और विश मांग रहे। क्या ये सच में होता है कुछ 11 पे विश मांगना? ऑफ कोर्स 11 जो नंबर है, क्योंकि आज अगर हम देखें काशवी, 11 नंबर शगुन का नंबर होता है। पुराने जमाने में तो 11.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाया जाता ठीक है था। ना, कि इसको हम 11 रुपए दे, 1100 रुपए दे। 11 नंबर यानी कि 11 बजे जाना, तो ये 11 का नंबर शुभ माना जाता है। इसको एक देवीय नंबर बोलते हैं, दैविक शक्ति नंबर बोलते हैं। लेकिन आप इसको है ना, पुराने जमाने में आओ आप, अगर हमारे साथ कोई चीज़ बुरी हो जाती थी, है ना, तो हमारे मॉम क्या कहते थे, हमारे डैड क्या कहते थे, हमारे दादा दादी नाना नानी, कोई बात नहीं, जो हो गया भूल जा, अब अच्छा होगा। तो हमारे यहाँ तो मैनिफेस्टेशन तो पहले से ही हमारे दादा दादी करते थे कि कोई बात नहीं, अब अच्छा होगा, भूल जाओ इस बात को। लेकिन अब इसको क्या है, जनरेशन ने चीज़ें घुमा दी है कि 11 12 12 13 13, हाँ, बहुत सारी चीजें। 11 सारे मैंने बच्चों को देखती हूँ, 11 आते ही, दे मेक अ विश, कम ऑन लेट्स मेक अ विश, लेट्स मेक अ विश। ऑफ कोर्स विश पूरी होती है, बट तरीका सबका अलग हो गया अलग है। होता है। मैम, जैसे अब हम चलो मिथ की बात करते हैं। बहुत सारे मिथ होते हैं आजकल, मैंने बहुत चीज़ें, ट्रेंड्स आजकल इंस्टाग्राम पे इतनी सारी ट्रेंड्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। 11 की हमने बात कर ही चुके हैं। मैम, आजकल कोई एंजल्स नंबर स्टार्ट हुए हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4। आप ये ट्रेंड क्या चला है, ये साइकोलॉजिकली उसको देखें या फिर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें एंजल्स नंबर को? देखो, एंजल्स नंबर, टैरो रीडिंग, आपका जो 11 जो नंबर्स हैं आजकल, ग्रीक की एस्ट्रोलॉजी है, टर्किश एस्ट्रोलॉजी, दे आर द डिफरेंट, सबकी एक कॉन्सेप्ट, सबकी स्टडी अलग है। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और पूरे वर्ल्ड वाइड वही फेमस है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का मतलब मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से बता सकती हूँ कि आज भी हनुमान चालीसा में सूर्य से धरती तक की पूरी जो लंबाई है वो हनुमान चालीसा में लिखी हुई है। तो आप समझ सकते हो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी कितनी इफ़ेक्टिव है, जो आपकी एक एक गणित से, एक एक डिग्री से आपके बारे में पता कर सकती है। तो आई बिलीव इन नंबर्स एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो मैम, ये 1 1 और 2 2 अगर हमारे दिमाग में चलते हैं, तो मतलब ये कुछ साइंस, हमें कुछ साइन दे रहे हैं नंबर? अगर मेरे मन में अचानक से 3 3 नंबर बहुत आने लग गया, 5 5 नंबर आने लग गया, तो ये मुझे कुछ साइन दे रहा है? ये आपको साइन दे रहे हैं, उस साइन का मतलब आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको किसी से मिलना पड़ेगा। आपके पास? ऑफ कोर्स मेरे पास आना पड़ेगा। आपके पास आना पड़ेगा। मैम, एक चीज़ और मैंने देखा है कि मोबाइल नंबर्स, आपके व्हीकल नंबर्स, आपके जो भी नंबर्स है, घर के नंबर, ये भी इतने इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ के अंदर? हाँ काशवी, बहुत ही अच्छा सवाल है, और मैं अपने व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को, सबको यही बताना चाहूँगी कि आज का ज़माना, मैंने क्या क्या कहा कि हर इंसान नंबर से जुड़ा हुआ है।
तो हर चीज़ मोबाइल में है। अगर आपका आज का काम है तो वो मोबाइल में, आपको मेडिसिन का लेना है मैसेज तो मोबाइल में, आपका बेस्ट फ्रेंड भी आपके मोबाइल में, तो आपका बहुत बड़ा बायर भी आपके मोबाइल में, और आपका बिजनेसमैन भी, और आपका पेटीएम से लेके एवरीथिंग इन द मोबाइल। तो मोबाइल नंबर तो इज़ वेरी नेसेसरी। तो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी एक अच्छा बिजनेसमैन है तो उसके मोबाइल के नंबर उसके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और एक छोटा सा मैसेज और देना चाहूँगी कि जिनके मोबाइल में ज़्यादा 8 नंबर यानी 8 नंबर आते हैं मोबाइल नंबर के अंदर, तो वो नहीं लेना चाहिए। और ये चीज़ गाड़ी पे भी लागू होती है, यानी नई कार पे भी। तो अगर 888 कोई गाड़ी का नंबर आ रहा है तो आप उसको अवॉइड ही करें। इवन मैं तो लोगों को ये भी कहती हूँ कि अगर कोई फ्लैट ले रहे हो तो उसका नंबर भी 8 नहीं होना चाहिए, नहीं तो उस घर के अंदर थोड़े से झगड़े ज़्यादा होते हैं। तो मैम कैसे नंबर चूज करें हम अपना? नंबर चूज करने के लिए देखो, सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझिए कि अंक ज्योतिष क्या है, ठीक है। तो मैंने अभी यही बात बताई कि इंसान जन्म से ही नंबर से जुड़ जाता है, यानी कि पैदा होते ही आपका बर्थ डेट। तो जैसे मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे किसी का बर्थ डेट है 14/11/1979, तो 14 यानी 1 + 4 = 5 नंबर, ये आपका ड्राइविंग नंबर हो गया। अब आ गया 14/11/1975 का जो टोटल नंबर आएगा वो आपका कंडक्टर नंबर हो गया, यानी टोटल नंबर। लेकिन आपका जो 14 नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है, वो ही नंबर डिसाइड करता है आपकी कार का नंबर, आपके घर का नंबर, क्योंकि वो ही ड्राइविंग है। यानी कि आप कोई चीज़ ड्राइव कर रहे हो, आप किसी के साथ जा रहे हो, तो आपकी गाड़ी कोई चला रहा है, तो ड्राइवर इज इम्पॉर्टेंट ना। अगर ड्राइवर को झपकी आ गई तो गाड़ी तो गई। तो इसीलिए ड्राइविंग नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। उसी के आधार पे आप अपना मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर, कार नंबर, जो भी चीज़, या फ्लाइट नंबर, लोग बाग तो मेरे पास फ्लाइट के लिए आते हैं कि मैम मैं फ़्लाइट का ये नंबर ले सकती हूँ, इतना तक इम्पॉर्टेंट है। इवन मीटिंग्स के लिए टाइमिंग पूछते हैं कि मैम मीटिंग में इस टाइमिंग में मैं जा सकता हूँ। आजकल तो लोग बाग नंबर्स हाथ पे भी लिख के जाते हैं। यही तो है मैजिक ऑफ नंबर्स। मैम सीरियसली मैंने आजकल बहुत इतना ज़्यादा नंबर्स को लेके चीज़ें होने लगी कि हर इंसान नंबर के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें कर रहा है। ये चीज़ बहुत देखने में आई है मुझे। नंबर्स का अपनी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। नंबर्स आपका जीवन चेंज कर देता है। तो मैम जैसे नंबर्स हमारे, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, नंबर्स हमारा जीवन चेंज कर देता है, तो एस्ट्रोलॉजी और एक मेंटल हेल्थ को आप कैसे बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजी से मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, मेंटल हेल्थ एकदम ही अलग है और एस्ट्रोलॉजी एकदम अलग है? एस्ट्रोलॉजी में ही लिखा होता है, अगर आप जन्मपत्री पढ़ोगे, जन्मपत्री में लिखा होता है कि अगर किसी की मेंटल हेल्थ, यानी कि जिसको एंजाइटी का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, एवरीथिंग उसकी पत्री में होगा। उसके प्लैनेट उसको रूल कर रहे होंगे। मान लीजिए कि अगर उसके चंद्रमा में अगर राहु है, चंद्रमा में केतु है, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर होगा। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये भी आप पता कर सकते हो कि इसको आने वाले टाइमिंग में उसकी मेंटल हेल्थ कैसी रहेगी या फिजिकल हेल्थ कैसी रहेगी। लेकिन हम उसको सही कैसे कर सकते हैं? अपनी न्यूमरोलॉजी के थ्रू, उसके नेम के अंदर उसका डेट ऑफ बर्थ देख के उसका आप चेंज कर सकते हो और उसको रेमेडीज बता सकते हो। अभी तो मैंने आपको क्या कहा कि रेमेडीज यानी प्रार्थना आप रेगुलर करोगे ना, तो बुरे वक्त में आपको करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैम जैसे टैरो कार्ड हो रहे हैं आजकल, ये क्रिस्टल्स बच्चे यूज कर रहे हैं, क्रिस्टल रीडिंग होती है, तो ये भी इतने इफेक्टिव होते हैं मैम? सब एवरीथिंग इन ऑन द ट्रस्ट। अगर आपको किसी पे ट्रस्ट है तो सबके काम होते हैं, क्योंकि मन का विश्वास ही सबसे बड़ा विश्वास है। अगर आज मुझे इस चीज पे विश्वास ही नहीं होगा तो मैं कैसे करूंगी ये चीज? तुम एक बात बताऊं मैं, तुम भी सुन के है ना इस बात को वाकई ताज्जुब करोगी, और आप लोग भी सब सुनना, चाहे कैमरे के आगे अपन बात कर रहे हैं। वी आर द पार्ट ऑफ दिस अर्थ। मरने के बाद कहाँ जाते हैं? कर्म के अनुसार मिट्टी। हम किस में हो जाते हैं? मिट्टी बन जाते हैं, पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। अकेला चंद्रमा पृथ्वी यानी अर्थ के चक्कर लगाता है। तो अर्थ में सबसे हैवीएस्ट पार्ट क्या है? क्या आता है? सबसे भारी चीज क्या है पृथ्वी पे? पृथ्वी पे जुपिटर कहाँ से आएगा? जुपिटर नहीं है। पृथ्वी पे सबसे भारी चीज क्या है? पानी। 3/4 वाटर है ना। जब चंद्रमा अकेला चलता है, जब चंद्रमा रूल करता है, तो समुद्र में क्या आता है? हाई टाइड और लो टाइड। जब अकेला चंद्रमा पानी को हिला सकता है, समुद्र को हिला सकता है, तो तुम्हारे पीछे तो 9 ग्रह पड़े, तुम उनको मत मानो, वो तुम्हें हिलाएंगे। 9 ग्रह समझ में आया या नहीं आया इसका लॉजिक? अकेला चंद्रमा जब पृथ्वी को हिला सकता है और हम उसी के तत्व हैं, तो बाकी के पीछे तो सारे ग्रह हैं, तुम उनको मत मानो, यानी तुम उन पे ट्रस्ट मत करो, लेकिन वो तुम पे ट्रस्ट करते हैं। और हमें डरना भी चाहिए।
ऑफ कोर्स डरना चाहिए। हर ग्रह की दशा, हर ग्रह की युति, हर ग्रह के अंदर अत्यंतर प्रत्यांतर क्या क्या चीज़ें हैं, उनके लिए हमें एक बार चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए। मैम, जैसे मैं इस प्रोफेशन में, मैं एक कॉस्मोलॉजिस्ट हूँ, मैं इस प्रोफेशन में आज 10 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे सुनने में आया कि आई कलर और एस्ट्रोलॉजी का सच में कोई रिलेशन है? ऑफ कोर्स होता है। आई कलर यानी कि आंखों से आप अपने व्यक्तित्व जान सकते हो। यानी कि मैं तो एस्ट्रोलॉजर हुई, अगर किसी की आंखें एकदम ब्लैक हो, ब्राउन हो, तो मैं इमीडिएट जज कर सकती हूँ एज ए फेस रीडिंग करके। तो मैं आज तुम्हें एक बात बताती हूँ काशवी, जिनकी आंखों का कलर बिल्कुल काला है और आपके ग्रुप के अंदर अगर कोई बिल्कुल, जिनकी आंखें बिल्कुल ब्लैक है, तो आप उनके ऊपर तुरंत ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि वो इंसान बहुत ज़्यादा विश्वासी होता है, यानी आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। और जिनकी आइज़ का कलर ब्राउन होता है, तो ब्राउन आइज़ वाले क्या होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, बहुत उनको रचनात्मक होते हैं, यानी कि उनको कुछ कुछ करने की आदत होती है, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत स्टाइलिश तरीके से काम करते हैं। लेकिन वो लोग क्या होते हैं, आप उनके ऊपर अपनी प्लानिंग्स, यानी आप उनको अपने दिल की बातें जल्दी से नहीं बता सकते, यानी कि आपका वो कभी ना कभी थोड़ा बहुत विश्वासघात कर सकते हैं। अब जैसे किसी की आंखें ब्लू होती है, तो ब्लू आंखें वाले क्या होते हैं, वो बहुत गहरी सोच रखते हैं, गहरे दिल वाले होते हैं। यानी कि अगर किसी की आइज़ का कलर ब्लू हो या कोई महिला का कलर ब्लू, अगर आंखों का कलर ब्लू होता है, तो बहुत ज़्यादा है ना, बड़ी से बड़ी बातों की परवाह नहीं करते और बहुत छोटी सी बात दिल पे ले लेता है, यानी कि गहरी सोच वाले भी होते हैं। उनसे आप अच्छी सजेशन भी ले सकते हो। अब जैसे किसी की आंखें ग्रे होती है, ऑलमोस्ट अगर देखो फॉरेन में भी जाओगे तो फॉरेनर्स की आंखें अधिकतर ग्रे होती है, तो वो क्या होता है, बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं, प्लस वो बहुत पंचुअल होते हैं। जिनकी आंखें ग्रे होती है ना, वो बहुत पंचुअल होते हैं और वो अपनी बोली की बहुत वैल्यू रखते हैं, दिमाग उनका बहुत फास्ट होता है। अगर उन्होंने कोई चीज़ देख ली कि हाँ ऐसी चीज़ हमें करनी है, तो वो वैसा का वैसा करते हैं। और ग्रीन आइज बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन जिनकी ग्रीन आंखें होती है ना, वो इंसान कहते हैं 1 लाख में से एक ही होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा दिल वाला, मतलब उसके जैसा दिल किसी का नहीं हो सकता। बहुत क्लीन हार्टेड होते हैं, बहुत प्यारे दिल के होते हैं, किसी का दुख उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो अपनी लाइफ के अंदर अपना, मतलब अपना पेन भूल के दूसरों का पेन लेते हैं। तो ये ग्रीन आइज का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अगर मैं तो ये कहूँगी, अगर दोस्ती करनी है तो काली आंखों वालों से करो, वो अच्छे दोस्त साबित होते हैं। मैम, आज मैंने सीरियसली एक नई चीज देखी लाइफ में कि आई भी, कलर भी एस्ट्रोलॉजी से डिपेंड हो सकता है। ऑफ कोर्स ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र ये एक्चुअली एक डिपेंडेंस है, क्योंकि तुम देखते हो ना, तुम क्लाइंट्स आते हैं या तुम्हारे पास भी पेशेंट आते होंगे कि मैम मेरे लिप पे तिल है या मेरे हाथ पे तिल है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है। तो हर चीज़ का एक इफेक्ट है, क्योंकि बॉडी के अंदर एक एक पार्ट जो भी है वो कहीं ना कहीं आपके ज्योतिष को कैलकुलेट करता है। मैम, ये बहुत नई चीज है आज जो हमने जानी है इस बात को लेके। मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे बताइए कि आपकी फ्रेंड सर्किल में से सबसे ज़्यादा कौन से कलर के, आई कलर के दोस्त हैं आपके। मैम, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं आंखें देख के दोस्ती करूंगी। ऑफ कोर्स आंखें देख के ही दोस्ती करनी चाहिए, तभी तो पता चलता है दोस्तों के रंग असली कैसे हैं। ऐसे है। जैसे कि मैम, आप एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है और हमें सच में कुछ इनसाइड स्टोरी ऑफ सेलिब्रिटी की जानने की बहुत इच्छा है, तो आपके हिसाब से जो अपकमिंग बहुत बड़ी बड़ी मूवीज आ रही हैं, तो सेलिब्रिटीज की कैसी रहेगी मूवीज? 2026 1 नंबर है। तो अभी जितना मैं जानती हूँ कि 2026 के अंदर लव एंड वॉर, बॉर्डर 2, रामायणा, ये सब मूवीज़ आ रही है। तो जितने भी इनके जो एक्टर्स हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ को भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो नंबर 1 आता है या नंबर 6 आता है। अगर आप देखेंगे रणबीर कपूर इज कॉल्ड नंबर 1, आलिया भट्ट इज कॉल्ड नंबर 6। तो ये जो टोटल नंबर भी मूवीज़ का आ रहे हैं, इनके नंबर भी 1 आ रहे हैं। तो ये दोनों तीनों मूवीज़ जो आ रही है ब्लॉकबस्टर जाने वाली है, यानी कि जो नया साल है, द एंड इज बिगनिंग, जो बॉलीवुड के लिए भी नंबर 1 लेके आएगा। और बहुत सारे ऐसे हीरोज़ हैं जो कहते हैं ना, जीरो से हीरो, नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे से बनने वाले हैं। तो नेक्स्ट ईयर जो तीनों मूवीज़ हैं वो ब्लॉकबस्टर जाने वाली है। कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं और एस्ट्रोलॉजर से पहले शायद आप एक मदर ज़्यादा हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ ये चीज़, क्या जब आप अपने, क्या बच्चों में भी ये चीज़ फॉलो करते हैं? अगर वो कोई काम करने जाते हैं, क्या अपना पहले आप उनका चार्ट देखते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि जो होना है होने दो, ये तो डेस्टिनी है, कर्मा है, इनका लक है, या फिर आप उनको एस्ट्रोलॉजिकली वे हर चीज़ गाइड करते हैं? ऑफ कोर्स मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और बच्चों को मैंने जो भी टीच किया है, मेरे बच्चे जिस हिसाब से हैं उनको एज ए एस्ट्रोलॉजिकल गाइड भी दी है।
लेकिन मैंने सबसे पहले अपने बच्चों को ये समझाया है कि पढ़ो, कर्म करो, तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन हाँ, एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव होता है। मैंने अपने तीनों बच्चों के नाम एस्ट्रोलॉजी पे रखे हैं। अगर वो एग्ज़ाम्स देने चाहते हैं तो मैं उनको कुछ रेमेडीज़ करके भेजती हूँ। आज मेरे बच्चे सुबह सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो मंदिर जाते हैं, वो सुबह सुबह अपने कई मंत्र पढ़ते हैं, वो कई भगवान को फूल ऑफ़र करने जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से दान पुण्य करते हैं। तब उनको अंदर से एक बिलीव भी होता है कि अगर हम किसी का गलत नहीं कर रहे हैं, हम कोई चीज़ गलत नहीं कर रहे हैं, तो हमारा कुछ गलत नहीं होगा और बाकी का तो मम्मी संभाल लेगी। मैम जैसे 2026 आने वाला है और आजकल बहुत नज़र लग रही है, हर चीज़ को कुछ ना कुछ नज़र लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो आप कुछ ऐसी रेमेडी बताइए ना मैम कि 2026 में नज़र लगेगी कर्म अनुसार, बट ऐसा हो कि हम थोड़ा इस चीज़ से बच सके। 2026 1 नंबर है, सूर्य का नंबर है। इस साल देखना बहुत सारे लोग काम करेंगे, नई चीज़ें लेके आएंगे, नए प्रोजेक्ट आएंगे। इंडिया के लिए भी एक नया, कहते हैं ना, नई चीज़ें आएंगी। उसके अंदर हो सकता है कोई नई एयरलाइंस स्टार्ट हो जाए। तो कई चीज़ें हैं बिजनेस में, ऑक्यूपेशंस के अंदर, एजुकेशन में, बच्चों में। कोई नया सलून खोल रहा है तो कोई नई होटल्स खोल रहा है। तो ऐसे क्या हम रेमेडीज़, ऐसा क्या उपाय करें इससे कि लोगों की नज़र, ईवल आई हम पे नहीं लगे। तो करना क्या है, एवरी सैटरडे अगर आप लोग कर सके तो अपने सिर पे कपूर घुमा के 3-4 टाइम्स या 7 टाइम्स घुमा के उसको जला दें। तो ये नज़र उतारने का सबसे अच्छा एक उपाय है जो कि 2026 के लिए बेहतरीन साबित होगा। मैम अब मैं कुछ रिलेटेड बिजनेस से जानना चाहती हूँ कि 2026 में कौन सा बिजनेस हिट होगा, कौन से बिजनेस को थोड़े से लॉस लगने वाले हैं, या क्या उपाय रहेंगे इन सब चीज़ों के बिजनेस के। 2026 फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये साल 2026 आर्थिक स्थिति से भारत के लिए बहुत अच्छा है। और हाँ, इस साल शादियाँ बहुत होंगी, तो होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छी चलेगी, फूड इंडस्ट्री बहुत अच्छी चलेगी। इस साल अगर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो फर्टिलाइज़र शेयर खरीदें, आप एग्रीकल्चर शेयर खरीदें, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होंगे। और मेरी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग इस साल इंडस्ट्रीज़ बहुत लगेगी, सोलर के ऊपर बहुत काम होगा, क्योंकि सूर्य से रिलेटेड है ना, तो सोलर एनर्जी पे, यानी एनर्जी के शेयर भी बहुत बढ़ेंगे, आईटी के शेयर्स भी बहुत बढ़ेंगे। और इस साल जो लास्ट ईयर लोगों को नौकरियों में प्रॉब्लम हुई थी, इस साल सबसे ज़्यादा नौकरियाँ अच्छी लगेंगी। और हाँ, कंस्ट्रक्शन, लैंड बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस, बिल्डिंग लाइन बिजनेस, ज़मीनों का काम, प्रॉपर्टी का काम, खरीदने बेचने का काम, ट्रेडिंग का काम, इवन ईंटों के भट्टों का काम, मतलब इस रिलेटेड टू मार्बल के पत्थर का काम, अगर आप कोई भी स्टोन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इवन ज्वेलरी से रिलेटेड भी, तो ये साल बहुत धमाके वाला है। और इस साल आपको, बस मैंने क्या कहा कि अगर आप बिजनेस से भी जुड़ रहे हैं ना, तो कोई एक एनर्जी से जुड़िए। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे जो वुमेन्स है जो बिजनेस करना चाह रही हैं, तो उनको आपको सिर्फ गणेश अथर्वशीर्ष, बिजनेस आगे बढ़ाना है, रोज डेली गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ कीजिए, देखिए आपका बिजनेस कंटिन्यू बढ़ेगा। तो मैंने आपको क्या कहा, शादियाँ ज़्यादा होंगी तो होटल इंडस्ट्री चलेगी, होटल इंडस्ट्री चलेगी तो फूड चलेगा, फूड अगर चलेगा तो फर्टिलाइजर शेयर चलेगा, फर्टिलाइजर शेयर चलेगा तो इंडस्ट्रीज लगेगी तो केमिकल्स बढ़ेंगे। तो इस साल ओवरऑल शेयर्स बहुत अच्छे चलेंगे और मैं ये कहना चाहूँगी इस बार आप बड़े शेयर्स में काम कीजिए। मैम आपकी प्रेडिक्शन के हिसाब से ऐसा लग रहा है 2026 गजब होने वाला है सबके लिए। एनर्जी का ईयर है, सूर्य का ईयर है, लेकिन उस एनर्जी को आपको कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि कोई हाइपर एक्टिव किड है तो उसको गार्डन में घुमाइए, फिर घर आके सो जाएगा। तो आपकी एनर्जी, आपका ब्रेन, आपके आइडियाज़, आपके फॉर्म्स, जो भी आप काम कर रहे हो, उन चीज़ों को आप एक बिजनेस में, अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में जिसमें आप परिपक्व हो, उसके अंदर लगाइए। देखिए नंबर 1 आप बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि मैंने हमेशा यही कहा है, अंत अस्ति इस प्रारंभ, यानी कि द एंड इज बिगनिंग। 9 के बाद 10 यानी कि 1 नंबर आता है। और सूर्य क्या करता है, खुद जल के दूसरों को प्रकाश देता है। चलिए मैम को बहुत लोग जानना चाहते हैं मैम कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, तो कुछ रैपिड फायर हो जाए। ऑफ कोर्स। चलिए मैम से हम आज कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैम, आपका ज़ोडिएक साइन क्या है? पाइसेस। आप सच में ऐसे रहते हैं और पाइसेस जैसे? ऑफ कोर्स, मेरा एक रूप यहाँ पे अलग है और मैं बच्चों के साथ मेरा रूप बिल्कुल अलग है। डिफरेंट है एकदम आपका। यस। एक ऐसा ज़ोडिएक साइन जिससे आप कभी भी लड़ना नहीं चाहेंगे? स्कॉर्पियो। क्यों? वो मेरा फेवरेट साइन है। स्कॉर्पियो। विच साइन आपके अकॉर्डिंग बहुत ड्रामेटिक कौन सा होता है ज़ोडिएक साइन? लिब्रा। लिब्रा ड्रामेटिक होता है। ओके।
What is, which sign is overthinker, biggest overthinker? कैप्रिकॉन। Capricorn. आप मैम मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन है? आई एम ए मॉर्निंग पर्सन। मॉर्निंग पर्सन, ओके। ऐसा अगर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं लेते अपनी लाइफ में, एज अ करियर आपका एस्ट्रोलॉजी नहीं होता, तो आप क्या बनना चाहते हैं? सच्ची बताऊं, स्टैंडिंग कॉमेडियन। वाओ। क्योंकि मैं हमेशा हंसती रहती हूँ और सबको हंसाती रहती हूँ। हंसाते रहते हैं आप। मैम एक ऐसी चीज़ जो जनरली लोग आपके बारे में मिसअंडरस्टैंड करते हैं। सबको ऐसा लगता है कि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, बट बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम वेरी वेरी चेयरफुल पर्सन और बहुत खुश रहती हूँ और सबको खुश रहने की कोशिश भी करती हूँ। एक ऐसी मिथ जो आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बताना चाहते हैं कि बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बहुत चीज़ें हैं इंस्टाग्राम, टीवी पे बहुत चीज़ें हैं जो कंटिन्यू चलती रहती है कि आप ये चीज़ कर लो, ये चीज़ कर लो। तो कोई भी चीज़ किसी गुरु के, किसी मेंटोर के बिना पूछे नहीं करें, क्योंकि उसके मिस इफेक्ट भी बहुत आपकी लाइफ में आता है। क्योंकि हम कुछ भी कर्म करेंगे वो एनर्जी कैरी होती है, तो वो आपके जीवन पे प्रभाव डालती है। तो कोई भी चीज़ अगर बोल रही है कि आप ऐसा कर लो, आज ये पोर्टल है, आज 12 पोर्टल है, आज 13 पोर्टल है, आज ऐसा कर लो, आज वैसा कर लो, कुछ नहीं। मेडिटेशन करो, अपने भगवान का नाम लो, अपने मंत्र का जाप करो, अपने लिए सोचो, अपने लिए चिंतन करो, यही सबसे अच्छा है। मैम एक ऐसी चीज़ जो आपकी चेंज करना चाहते हैं आप खुद? मैं बूढ़ा नहीं होना चाहती। आई वॉन्ट टू बी ऑलवेज यंग, कि मैं यंग दिखूं बस। यंग दिखे। ऐसी हर चीज़ इंसान की, हर एक वुमेन की ख्वाहिश है कि मैं हमेशा ज़िंदगी भर यंग यंग दिखूं। आपका पावरफुल साइन और आपका वीक साइन? मेरा पावरफुल साइन यही है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ और पॉजिटिव सोचती हूँ। और मेरा वीक साइन है कि अगर मेरे हस्बैंड चले जाए तो मैं वीक हो जाती हूँ। आपके हिसाब से मैम नज़र क्या है? इंस्टाग्राम। क्या नज़र सच है? ऑफ कोर्स, इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डालना कम कर दो, बंद कर दो, नज़र बिल्कुल नहीं लगेगी। मैम लव एट फर्स्ट साइट और लव आफ्टर सीइंग? लव आफ्टर सीन, आई बिलीव दिस। आपने तो हाथ देख के सर को बोल दिया था। पहले तो मैंने देखा, फिर मैंने रीडिंग करी, तभी तो मैंने बोला, इसलिए आफ्टर साइट, नॉट ए फर्स्ट साइट। आफ्टर साइट। आपके हिसाब से आज आप अभी सबके बारे में बता रहे हैं ऐसा होगा ऐसा होगा, आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे होने वाले हैं आपके प्रेडिक्शन के हिसाब से? आई एम ए वेरी पॉजिटिव पर्सन और हमेशा अपने लिए नहीं सबके लिए यही सोचती हूँ कि बेस्ट हो, और मैं मेरे लिए भी बेस्ट सोचती हूँ।